थ्रू मिनिस्टर्स, काफ़ी ऑटोनॉमी ऑफ फंक्शनिंग थी। नरेंद्र मोदी's PMO is very very powerful. All the decisions वहीं बनती हैं। सत्य को देखा जाए तो वहीं से आती हैं डिसीजन, गो टू द मिनिस्टर्स। वाजपेयी का PMO बहुत पावरफुल था। ब्रजेश मेहता को तो डी फैक्टो प्रधानमंत्री कहते थे और डिसीजन उनके थ्रू जाती थी। नरेंद्र मोदी के PMO ऐसे नहीं है। मैं अभिभूत हूँ। मैं आप सभी का सर झुका करके वंदन करता हूँ। और बाबू जगजीवन राम का नाम आया था, लेकिन उसको रूल आउट किया गया इस कंसिडरेशन के लिए दलित थे। देश पर असर डालने वाले फैसलों का रास्ता या तो खुद सबसे ताकतवर कुर्सी पर बैठे प्रधानमंत्री के दिमाग से निकलता है या फिर उनके दफ्तर यानी PM या उनके करीबियों के जरिए। सत्ता के गलियारों की यही सच्चाई है जो बालूका पत्थर की इन दीवारों में अनसुने राज के तौर पर दफन है। ऐसे ही कुछ राज है। इंदिरा गांधी ने जगजीवन राम को प्रधानमंत्री बनने से कैसे रोका? सोनिया की सलाह न मानना राजीव गांधी की राजनीतिक भूल क्यों बनी? नरसिम्हा राव अयोध्या को हिंदुओं का वेटिकन बनाने का प्लान क्यों बना रहे थे? किसने दिया था वाजपेयी को परमाणु परीक्षण का राजनीतिक गुरु मंत्र? क्या करा जाए आप बताइए। शायद मनमोहन सिंह जी ने उनको। राहुल गांधी की किस धमकी के बाद हुआ मनमोहन सिंह का राज तिलक? I request you to accept my decision and to recognize that I will not reverse. They have expressed their faith in the Indian National Congress, in the visionary leadership. राजनीतिक शतरंज की बिसात पर शह और मात का खेल, कौन पास हुआ कौन फेल? सबसे बड़े सियासी फैसलों के पीछे की कहानियों का ऐतिहासिक दस्तावेज जिसके हर पन्ने में है राजनीति का अनसुना, अनदेखा, अनजाना लेकिन आंखों देखा सनसनीखेज सच। नमस्कार। देश की आजादी के 76 वर्षों में 15 प्रधानमंत्री हुए। इस दौरान प्रधानमंत्रियों ने ऐसे फैसले लिए जिसने देश की सियासत की दशा और दिशा बदल दी। इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगाई, राजीव गांधी ने राम मंदिर का ताला खुलवाया, वीपी सिंह ने मंडल कमीशन लागू किया, पीवी नरसिम्हा राव के समय बाबरी मस्जिद गिरी, अटल बिहारी वाजपेयी के समय परमाणु परीक्षण हुआ और मनमोहन सरकार ने अपनी सरकार को दांव पर लगाकर अमेरिका से परमाणु करार किया। सवाल है इन प्रधानमंत्रियों ने ऐसे ऐतिहासिक फैसले कैसे लिए? ऐसे फैसले लेते वक्त उनके दिमाग में क्या क्या चल रहा था? वो कारण कौन से थे जिन्होंने प्रधानमंत्रियों को फैसले लेने पर मजबूर किया? इन सवालों का जवाब टुकड़ों में बहुत से लोगों के पास होगा, लेकिन उन टुकड़ों को जोड़कर TV9 भारतवर्ष असली कहानी पहली बार लोगों के सामने ला रहा है। लगभग 4 दशक तक राजनीतिक गलियारों की हर हलचल को करीब से देखने वाली वरिष्ठ पत्रकार नीरजा चौधरी ने एक किताब लिखी है, हाउ प्राइम मिनिस्टर्स डिसाइड, यानी प्रधानमंत्री निर्णय कैसे लेते हैं। तो देखिए TV9 भारतवर्ष की खास पेशकश PM फाइल्स, जिसमें पहला एपिसोड इंदिरा गांधी से जुड़ा है। भाइयों और बहनों, राष्ट्रपति जी ने आपातकाल की घोषणा की है। ईश्वर की शपथ लेता हूँ, ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि 25 जून 1975 को देश में इमरजेंसी लागू होने से लेकर 1977 में कांग्रेस पार्टी की बुरी तरह हार की कहानी सबको पता है। 24 मार्च 1977 को PM बने मोरारजी देसाई की सरकार लेता हूँ, ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि जो विषय
28 जुलाई 1979 को गिराकर इंदिरा गांधी ने ही चौधरी चरण सिंह को प्रधानमंत्री बनवाया था। ये भी पता है और 14 जनवरी 1980 को चरण सिंह सरकार से समर्थन वापस लेकर इंदिरा गांधी की सत्ता में जोरदार वापसी की कहानी भी जग जाहिर है। One feels exceedingly humble when we see the faith and trust of the people. I can only thank the people. लेकिन ये बात बहुत कम लोगों को मालूम होगी कि इंदिरा गांधी ने जनता पार्टी की सरकार के खिलाफ जो जाल बुना, उसकी वजह न तो मोरारजी देसाई थे और न ही चौधरी चरण सिंह। इंदिरा गांधी का असली टारगेट थे बाबू जगजीवन राम। आपने कोट किया इंदिरा गांधी जी की तरफ से, कहा गया कि किसी भी कीमत पर जगजीवन राम पीएम नहीं बनना चाहिए, कोट, हटेंगे नहीं जीवन भर। देखिए, इंदिरा जी कंसिडर किया था जबकि 12 जून को आया था कोर्ट वर्डिक्ट, इलाहाबाद कोर्ट का वर्डिक्ट, जिस वो डिस्क्वालीफाइड हो गई थी। तो जब तक कोर्ट उसको सेटिसाइड नहीं करता, ये कंसिडरेशन था कि बना दिया जाए किसी और को इंटरिम, और बाबू जगजीवन राम का नाम आया था, लेकिन उसको रूल आउट किया गया इस कंसिडरेशन के लिए। बहुत अनुभवी थे, बड़े बड़े डिपार्टमेंट्स को उन्होंने हेड किया था और दलित थे, और बहुत अनुभवी इस मायने में कि पॉलिटिक्स कैसे करनी चाहिए। तो इंदिरा गांधी ये रिस्क नहीं लेना चाहती थी, और दलित को हटाना बहुत मुश्किल होगा। इंदिरा कैबिनेट में जगजीवन राम सबसे वरिष्ठ मंत्री थे। वो पहली बार 1946 में नेहरू कैबिनेट में श्रम मंत्री रहे। ये सिलसिला इंदिरा गांधी के समय तक चला। दलित वर्ग से आने वाले जगजीवन राम कांग्रेस के कद्दावर नेता थे, लेकिन इंदिरा गांधी ने उन्हें राजनीतिक कारणों से पीएम बनने से रोका। बड़ा इंटरेस्टिंग चीज है, इमरजेंसी के बाद बाबू जगजीवन राम जी का नाम आ गया था, आपकी किताब में हमने पढ़ा, लेकिन फिर कहानी एकदम से पलट गई। उस समय मेरे ख्याल जेपी और जेबी कृपलानी, उनके हाथ में छोड़ दिया गया था कि कौन प्रधानमंत्री बनेगा, आप तय करिए, सारे एमपी से बात कर लीजिए। तो उनका कोई हाई कमांड, वो किसी पार्टी के नहीं थे, उनका एक मॉरल स्टैचर था, और उनको राइटली और रॉन्गली लगा कि बाबू जगजीवन राम ने इमरजेंसी की सपोर्ट की थी, बाकी लोग मोरारजी देसाई जेल गए थे इमरजेंसी के खिलाफ, तो उन्होंने, और पार्टी डिवाइड ना हो इसलिए भी ये चीज़ निकाली गई कि डिसीजन को छोड़ दिया जाए इन दो लोगों के हाथ। तो जेपी और कृपलानी की विजडम में उन्होंने मोरारजी देसाई को चूज किया। 1977 में बनी जनता पार्टी सरकार से इंदिरा को डर था कि उनके बेटे संजय गांधी को गंभीर नुकसान पहुंचाया जा सकता है। इमरजेंसी के दौरान नसबंदी अभियान से मुस्लिम समुदाय की नजर में संजय गांधी विलेन बन चुके थे। संजय गांधी को बचाने और मुस्लिम समुदाय की नाराजगी को भुनाने के लिए इंदिरा गांधी ने जो चाल चली वो बेमिसाल थी। देखिए, उनको डर था कि शायद संजय गांधी को कुछ कर देंगे। जनता पार्टी आई थी, वो मिली भी थी मोरारजी देसाई से और कहा था कि मैं तो हिमालय में जाके रिटायर कर दूंगी, मुझे एक ही चिंता है कि संजय को कुछ नहीं होना चाहिए। लेकिन संजय के खिलाफ, उनके खिलाफ शार्प कमीशन वो सब हुआ। फिजिकली मोरारजी देसाई और जेपी ने उनको रीअश्योर किया था कि कुछ फिजिकली नहीं होगा, लेकिन कोई मंदिर नहीं होगा 77 और 80 के बीच में जहां वो नहीं गई। और एक हिंदू चेहरा जो उनका सामने आया 80 तक, और मैंने किताब में लिखा है कि आरएसएस ने भी उनको सपोर्ट किया 1980 के इलेक्शन में, और इंदिरा गांधी का चेहरा हिंदू था तो आरएसएस उनकी तरफ झुका था। और इंदिरा गांधी ने 77 इलेक्शन में भी आरएसएस की हेल्प मांगी थी, कहा कि संघ चुनाव से अलग हो जाए, जो जनता पार्टी को सपोर्ट करने की बात थी। बट बाला साहब देवरस ने मैसेज भेजा कि हमने कमिट कर दिया है कि हम जनता पार्टी को सपोर्ट करेंगे, इलेक्शन के बाद बात होगी।
तो उसके बाद के इलेक्शंस में भी आरएसएस ने सपोर्ट किया। 1984 इलेक्शन में नानाजी देशमुख तो ओपनली बोले थे कि कांग्रेस के लिए वोट होना चाहिए। 1989 इलेक्शन में आर.के. धवन से मिलने गए थे, उन्होंने बुलाया था गोविंदाचार्य को हेल्प मांगने के लिए, और गोविंदाचार्य कहते हैं, हमने ये भी कहा है, उनको याद है कैसे उनको समोसा और काजू भी दिए थे खाने के लिए चाय के साथ, इतना भी उनको याद है। तो रिपीटेडली ये टच में रहते थे। इंदिरा गांधी वांटेड टू यूज द आरएसएस आल्सो वांटेड टू यूज इंदिरा गांधी। उनको लगता था एक हिंदू चेहरा बन सकती हैं, रिप्रेजेंटेटिव बन सकती हैं। राजीव के बारे में भी वो ये मानते। इंदिरा गांधी एक तरफ राज नारायण और चौधरी चरण सिंह के साथ मोरारजी देसाई की सरकार गिराने में जुटी थी, तो उसी दौरान एक सेक्स स्कैंडल ने जगजीवन राम के पीएम बनने की उम्मीदों को हमेशा के लिए खत्म कर दी। ये सेक्स स्कैंडल जगजीवन राम के बेटे सुरेश राम का था, जिसकी तस्वीर संजय गांधी की पत्नी मेनका गांधी की मैगजीन सूर्या में छपी थी। देखिए, जो मैंने कहा ना कैसे इंदिरा जी आई, वो जो कूटनीति यूज की 1980 में 33 महीने में कैसे बाउंस बैक किया, उसमें संजय गांधी का बहुत बड़ा हाथ था। तो इंदिरा जी ने राजनारायण को अपनी तरफ किया, जिन्होंने उनको बाहर किया था, हराया था। जेपी को न्यूट्रलाइज किया, जिन्होंने पूरी मूवमेंट खड़ी की थी, बिहार मूवमेंट, उनके रेजिग्नेशन के लिए। बाबू जगजीवन राम को साइडलाइन कर दिया, क्योंकि वो मानती थी वो एक थ्रेट हो सकते हैं। तो बहुत सिस्टमैटिकली उन्होंने किया, और फिर अपनी पॉलिटिक्स को हिंदुआइज किया कि जो मुसलमान छोड़ के चला गया है उसको कैसे ऑफसेट किया जाए। मुझे चिंता नहीं है कि मैं जीवित रहूं या नहीं रहूं। 1980 के चुनाव में इंदिरा गांधी को अपने राजनीतिक जीवन की सबसे बड़ी जीत मिली थी, जिसमें आरएसएस का बड़ा रोल था। उस समय हम युद्ध के छाया में थे। कुछ लोगों को ये भी घबराहट हुई कि शायद बम न पड़ जाए। आरएसएस को इंदिरा गांधी में एक हिंदूवादी नेता की झलक दिखाई दे रही थी। फिर इंदिरा गांधी की हत्या के बाद कांग्रेस की इमेज हिंदू विरोधी पार्टी की क्यों बनी? हाउ प्राइम मिनिस्टर्स डिसाइड्स में नीरजा चौधरी ने वो कहानी भी लिखी है, जिसमें सबसे अहम किरदार थी सोनिया गांधी।